वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का समावेश किया गया है। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण निम्न है। I = I1 cos ओमेगा टी प्लस I2 साइन ओमेगा टी। इसके लिए वर्गमाद मूल धारा क्या होगी? स्क्वायर मीन रूट करंट आपको निकालना है। तो आप लोग पढ़ चुके होंगे प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के औसत के वर्गमूल को वर्गमाद मूल धारा या IRMS करंट कहते हैं। तो इसका सलूशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले प्रत्यावर्ती धारा I इसका वर्ग करना होगा, फिर इसका औसत निकालना होगा और फिर वर्गमूल करना होगा। तो हम एक एक स्टेप में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले प्रत्यावर्ती धारा I का वर्ग करेंगे, फिर औसत निकालेंगे, फिर सबसे लास्ट में वर्गमूल करेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। प्रश्न था I = I1 साइन ओमेगा टी प्लस I2 कॉस ओमेगा टी। तो सबसे पहले हमको I का स्क्वायर करना है। इसके लिए हमको दोनों ओर स्क्वायर करना होगा। I1 साइन ओमेगा टी प्लस I2 कॉस ओमेगा टी, इसका होल स्क्वायर। A प्लस बी पर होल स्क्वायर का फार्मूला आप लगा सकते हैं इसमें। I स्क्वायर = I1 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस I2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2 I1 I2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। आप लोगों को फार्मूला पता होगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा। अब हमको यहाँ देखना है कि 2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, इसका वैल्यू हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी। आगे बढ़ते हैं। I का स्क्वायर I1 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस I2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। यहाँ क्या बच रहा है मेरे पास? I1 I2 साइन 2 ओमेगा टी हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में हमको क्या करना है? अब प्रत्यावर्ती धारा I के वर्ग का औसत निकालना है। औसत निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? साइन स्क्वायर ओमेगा टी, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी एवं साइन 2 ओमेगा टी, इस तीनों का एवरेज। इस तीनों के बारे में हम ऑफलाइन क्लास में डाउट क्लियर कर दिए हैं। एवरेज जो होता है साइन स्क्वायर ओमेगा टी
इसका औसत 1/2 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, इसका औसत हो जाएगा 1/2 और साइन 2 ओमेगा टी, इसका औसत हो जाएगा 0। तो I1 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी 1/2 प्लस I2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी 1/2 प्लस I1 I2 साइन 2 ओमेगा टी, इसका जो एवरेज हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। I स्क्वायर I1 स्क्वायर बाय 2 प्लस I2 स्क्वायर बाय 2 प्लस I1 इंटू I2 इंटू 0। I1 स्क्वायर, इसमें हाफ कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं। I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर। अब हमको निकालना है IRMS करंट। तो इसके लिए क्या करना होगा, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के औसत का के वर्गमूल को वर्गमादमूल धारा कहते हैं। तो यहाँ पर आप इसका वैल्यू रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, हाफ I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर और इस पूरी पर क्या होगा, रूट हो जाएगा 1/√2 इंटू I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर और रूट का वैल्यू हो जाएगा 1/2। तो इस प्रकार मेरा ऑप्शन नंबर देख सकते हैं। मेरा ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान क्या होता है। एक गोलीय चालक है, इसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 0 होता है, विद्युत फ्लक्स भी 0 होता है। लेकिन अगर इस गोले का रेडियस r हो तो इसकी सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान kq/r² होता है। अगर इसके केंद्र से r दूरी पर कोई बिंदु हो तो यहाँ भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर kq/r² होता है। हम प्रश्न में देख रहे हैं कि चालक के अंदर, तो चालक के अंदर की बात आ रही है, तो चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तीन संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है, श्रेणी क्रम में जोड़े गए, परिणामी धारिता का मान क्या होगा। तो चलिए देखिए, जब किसी कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ा जाता है तो उसकी समतुल्य धारिता का मान घट जाता है, ये तो हम जानते हैं। और घटने के लिए रूल्स क्या हैं, सीरीज के लिए 1/c डैश इक्वल टू
1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 अगर ये तीनों कैपेसिटर सीरीज में जुड़ा हो, जैसे C1 C2 C3 तीनों सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो इसके लिए फार्मूला होता है 1/C इक्वल टू 1/C1 1/C2 प्लस 1/C3। तो हम इस प्रश्न में देख रहे हैं कि प्रत्येक की धारिता C है, प्रत्येक की धारिता C है। तो इसके लिए फार्मूला लगाएंगे 1/C डैश इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C। इसका मान हो जाएगा 3/C। जब ये CDS नीचे से ऊपर चला जाएगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा C/3, जो ऑप्शन नंबर C सही है। अगर यही कैपेसिटर पैरेलल में जुड़ा रहता, समांतर क्रम में जुड़ा होता, ऐसी स्थिति में इसकी समतुल्य धारिता C बराबर हो जाता C1 प्लस C2 प्लस C3, या इसको NC लिख सकते हैं, जैसे 3 कैपेसिटर हैं इसका 3C हो जाता, लेकिन यह सीरीज में जुड़ा हुआ है इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, घटेगा, अर्थात C/3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 सेल जिसका विद्युत वाहक बल E1 एवं E2 तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 एवं R2 है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है, इसका समतुल्य विद्युत वाहक बल E1 R2 प्लस E2 R1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता क्या होगी। एक लौह चुंबकीय पदार्थ की बात आ रही है। पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है, लौह चुंबकीय पदार्थ, प्रति चुंबकीय पदार्थ और अणु चुंबकीय पदार्थ। लौह चुंबकीय पदार्थ, तो इस तीनों में देखिए डिफरेंस क्या होता है। लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू का जो मान होता है वह 1 से बहुत अधिक होता है। प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता 1 से कम हो जाती और अणु चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता 1 से अधिक होती है। इस तीनों को याद रखेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही आपको इस प्रश्न में पूछा जाएगा चुंबकीय प्रवृत्ति काई क्या होता है। लौह चुंबकीय पदार्थ होगा तो इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति काई का मान धनात्मक और बहुत अधिक होगा, इसका हो जाएगा ऋणात्मक और इसका हो जाएगा धनात्मक, तो होगा लेकिन कम होगा। तो इसमें लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होगी, तो बहुत अधिक होगी 1 से, ऑप्शन नंबर 1 सही है। आगे बढ़ते हैं। ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक क्या है। तो आप लोग इसको याद भी कर सकते हैं, अगर इसको समझना चाहते हैं तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। एक गतिशील आवेश पर आरोपित चुंबकीय बल F है, QVB sin थीटा होता है। अगर हम फोर्स निकालना, मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहें B इक्वल टू, तो हो जाएगा F/QVB साइन थीटा। साइन थीटा इसका कोई यूनिट नहीं होता है, इसलिए हमको यहाँ पर ध्यान देना है F/QV। जैसे आप लोग इलेक्ट्रिक में पढ़े थे, विद्युत क्षेत्र E प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर आरोपित विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक उसी प्रकार प्रति एकांक चुंबकीय ध्रुव प्रबलता पर आरोपित चुंबकीय बल को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं।
क्यू भी, फोर्स कैंसिल हो गया, एम का वैल्यू मेरा क्या निकला, क्यू भी। क्यू क्या है, चार्ज है, आई टी, क्यू बराबर आई टी। और वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, या चाल बराबर दूरी बटे समय। तो एक्स बाय टी लिख सकते हैं आप, टी टी कैंसिल हो गया। इसका यूनिट निकाल सकते हैं, धारा का यूनिट एम्पियर और दूरी का मीटर, क्या हो जाएगा, एम्पियर मीटर। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है, किसका किया जाता है, नाइक्रोम का, क्योंकि नाइक्रोम की प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है और इसका गलना कम होता है, इसलिए इसका उपयोग विद्युत हीटर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोषित विद्युत ऊर्जा एवं विभवांतर में क्या संबंध होता है। शोषित विद्युत ऊर्जा, जो ऊर्जा किसी डिवाइस के द्वारा उपयोग की जाती है उसे ही हम शोषित विद्युत ऊर्जा कहते हैं। और विद्युत ऊर्जा के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं, विद्युत विभव भी बराबर क्या होता है, वर्क एक्सटर्नल बाय क्यू नॉट, या डब्लू एक्सटर्नल इक्वल टू भी क्यू नॉट। चूँकि क्यू चार्ज है, अगर चार्ज को कांस्टेंट ले लें तो वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, इसको डेल्टा भी लिख सकते हैं विभवांतर के। तो विद्युत ऊर्जा विभवांतर के समानुपाती होते हैं। मेरा ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हीटस्टोन सेतु से मापा जाता है। देखिए ऐसे व्हीटस्टोन सेतु से 1 ओम से लेकर कुछ मेगा ओम तक के प्रतिरोध की माप की जा सकती है। तो इसमें है हाई रेसिस्टेंस, नहीं केवल यह हाई रेसिस्टेंस को नहीं, यह लो रेसिस्टेंस, यह भी सही नहीं है, यह हाई और लो दोनों प्रकार के रेसिस्टेंस की माप करता है, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्युत धारा का समीकरण I इक्वल टू 60 sin 100 पाई टी है। विद्युत धारा का वर्गमाध्य मूलमान IRMS करंट और आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, ये दो चीज़ आपसे पूछ रहा है। तो IRMS का फार्मूला हम जानते हैं I0/√2। पीक करंट में √2 से डिवाइड करेंगे तो IRMS करंट प्राप्त होगा। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 2। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए इसमें प्रत्यावर्ती धारा के लिए जो समीकरण होता है, ये समीकरण होता है I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई जो होता है फेज डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं साइन 100 पाई टी, इसमें कुछ भी राशि ज्वाइंट नहीं है अर्थात 0, तो फेज डिफरेंस इसका क्या हो जाएगा, 0। अब इस दोनों में कंपेयर कीजिए तो देखिए साइन के स्थान पर साइन आ गया, I0 के स्थान पर 60 आ गया, टी के स्थान पर टी आ गया, ओमेगा के स्थान पर क्या आया, 100 पाई आ गया।
तो आई नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 60 एम्पियर हो जाएगा। आपको पूछ रहा है रूट मीन स्क्वायर करंट, IRMS, इसका फार्मूला होता है आई नॉट बाय रूट टू। आई नॉट का मान क्या है, 60 बाई रूट टू, रूट टू से इसको कटा दीजिए, हो जाएगा 30 रूट टू। तो 30 रूट टू मेरा ये सही हो गया। आगे पूछ रहे हैं आपसे कि आवृत्ति क्या होगी। यहाँ पर आप ओमेगा देख रहे हैं, ओमेगा का वैल्यू कितना है, 100 पाई है, और ओमेगा का क्या होता है फार्मूला, 2πf, जहाँ f क्या है, फ्रीक्वेंसी है, इक्वल टू 100 पाई। फिफ्टी, इसलिए फ्रीक्वेंसी का मान क्या हो गया, 50 हर्ट्ज। तो मेरा ऑप्शन नंबर 2 सही है। IRMS का मान 30 रूट 2 एम्पियर और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज हो गया। आगे क्वेश्चन है, प्रतिरोध, प्रतिघात एवं प्रतिबाधा का मात्रक क्या है, रेसिस्टेंस, रिएक्टेंस एंड इम्पीडेंस। देखिए इसमें प्रतिरोध, इसका मात्रक तो आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं ओम। प्रतिघात, प्रतिघात जो होता है यह भी एक परिपथ का प्रतिरोध ही होता है, जो प्रेरक के लिए होगा XL इक्वल टू ओमेगा L, और कैपेसिटर के लिए होगा XC इक्वल टू 1/ωc। इस दोनों का भी मात्रक ओम होता है। तीसरी बात आती है प्रतिबाधा। प्रतिबाधा भी परिपथ का परिणामी प्रतिरोध होता है, इसे Z से इंडिकेट किया जाता है, और इसका फार्मूला जो होता है R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं ये भी रेसिस्टेंस है और ये रिएक्टेंस है, इसका ओम, इसका ओम, इसका भी क्या हो जाएगा, मात्रक ओम ही हो जाएगा। इस प्रकार तीनों का मात्रक क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर मेरा 1 सही है। नेक्स्ट पॉइंट, शीर्ष धारा I नॉट और वर्गमाध मूलधारा IRMS में क्या संबंध है। तो देखिए पीक करंट क्या हो गया, I नॉट, और स्क्वायर रूट करंट कितना आया, IRMS। इस दोनों के बीच क्या रिलेशन है ये देखना है। IRMS, सबसे पहले आपको पूछ रहा है शीर्ष धारा I नॉट, लिख दीजिए I नॉट बाय IRMS का मान क्या होता है, I नॉट बाय रूट टू, I नॉट बाय 1 इंटू रूट टू बाय I नॉट। I नॉट कैंसिल हो गया, आया इसका वैल्यू 2, सॉरी ये हम एक रेशियो निकाल दिए। अगर रेशियो की बात इसमें पूछा जाएगा तो रेशियो निकल जाएगा 2:1 या रूट 2 इंटू 1। तो यहाँ पर आपको सिर्फ रिलेशन पूछ रहा है। रिलेशन जब पूछा जाता है तो आप इसे सूत्र के रूप में लिख सकते हैं, IRMS करंट इक्वल टू I नॉट बाय रूट टू, इसलिए I नॉट बराबर हो जाएगा रूट टू इंटू IRMS। ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति स्पष्ट देखने के लिए
किस लेंस के चश्मे का व्यवहार किया जाता है? देखिए, नाम से तो होता है निकट दृष्टि दोष, लेकिन निकट दृष्टि दोष में क्या होती है? किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब, निकट की वस्तु का प्रतिबिंब वो देख लेता है, लेकिन दूर की वस्तु का प्रतिबिंब अर्थात अनंत की वस्तु का प्रतिबिंब वो नहीं देख पाता है। क्यों? क्योंकि इसका प्रतिबिंब रेटिना के पहले बन जाता है। इसी को हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा? आप लोग इतना दिमाग लगा सकते हैं कि एक अवतल लेंस का अगर हम चश्मा लगा दें तो ये चश्मा क्या होगा? किरण को कुछ फैला देगा और ये किरणें कहाँ जाकर अब कट जाएगी? रेटिना पर कट जाएगी। ठीक है, और व्यक्ति को दिखाई देने लगेगा। माना निकट दृष्टि दोष में रेटिना से पहले बनती है, तो इसको बनाना है हमको रेटिना पर। इसके लिए किरण को फैलाना होगा, तो फैलाने के लिए अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। तो इसमें किसका होगा? अवतल लेंस। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, कांच से हवा में प्रवेश करते समय प्रकाश का क्रांतिक कोण सबसे कम किस रंग के लिए होता है? देखिए, क्रांतिक कोण की तो यह शर्त ही है कि वह सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो। ठीक है, तो इसमें अगर हम रेड कलर का यूज करते हैं तो हम क्या देख रहे हैं? सॉरी, अगर हम रेड कलर का यूज कर रहे हैं तब यहाँ पर क्या होता है? अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये रेड के लिए हुआ IR या CR, इसको लिख सकते हैं। अब देखिए, रेड का प्रकीर्णन सबसे कम होता है क्योंकि रेड का विचलन भी कम होता है। रेड का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है। लेकिन अगर बैगनी रंग का हम यूज करें तो इसके लिए क्या होगा? बहुत ही कम कोण पर यह 90 डिग्री से अपवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, रेड के लिए क्या है? इस कोण का मान अधिक, और बैगनी के लिए सबसे क्या है? कम है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। चूंकि बैगनी रंग का विचलन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो बैगनी रंग का प्रकीर्णन भी ज़्यादा होता है, विचलन भी ज़्यादा होता है, इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, इसलिए ये क्या होती है? इस कोण पर ही ये 90 डिग्री पर पहुंच जाता है। तो ऑप्शन नंबर मेरा डी सही है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, एक पतले प्रिज्म जिसका अपवर्तनांक म्यू है का न्यूनतम विचलन कोण क्या है? पतले प्रिज्म की जब बात आती है तो आप लोग पढ़ चुके होंगे म्यू इक्वल टू साइन म्यू इक्वल टू साइन डेल्टा m प्लस a/2 बटे साइन a/2। पतले प्रिज्म के लिए क्या शर्त है कि साइन i का वैल्यू i के बराबर और साइन r का वैल्यू r के बराबर हो जाएगा। तो ये i का वैल्यू है और ये r का वैल्यू है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो म्यू का मान हो जाएगा डेल्टा m प्लस a/2 बाय
a/2, 2 कैंसिल, तो इसका वैल्यू μ-1 इंटू ए, ये क्या होगा, डेल्टा एम का वैल्यू हो जाएगा। तो इसके अनुसार से डेल्टा एम का वैल्यू क्या हो जाएगा, μ-1